हेलो स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने आपको बोला था कि हम आपको एक एक करके सभी अध्याय की वीडियो जो है बना कर देंगे, और एक हम आज जो है आपको लेकर आए हैं अध्याय 5 का पृष्ठ रसायन, जिसका नाम है, और ये कक्षा 12वीं का जो है अध्याय 5 है। इस वीडियो में आज हम प्रश्न बैंक जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जो डाले गए हैं उनके उत्तरों को आज हम विकल्पों के उत्तरों को जानेंगे, जिसमें कि 4 प्रकार के जो प्रश्न दिए गए हैं, जैसे कि विकल्प, खाली स्थान, जोड़ी, सत्य असत, एक शब्द में उत्तर, इन सबको हम इसमें आज जानेंगे। और अगर आपको समस्त प्रश्नों की जो उत्तर चाहिए हों तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर भेजें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके सभी साथियों को, सभी छात्रों का लाभ प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो से। हमारा पहला प्रश्न है विकल्पों वाला, जो कि पूछा है हार्डे-सोल्जे नियम संबंधित है। तो हार्डे-सोल्जे नियम संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसमें आपको आंसर दिख रहा होगा कि इसका आंसर है स्कंदन से। हार्डे-सोल्जे नियम ने, जो हार्डे-सोल्जे नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्कंदन से संबंधित इस नियम को दिया था। ठीक, उन्होंने क्या बोला था कि स्कंदन शक्ति उसकी संयोजकता पर निर्भर करती है। जितनी ज़्यादा संयोजकता होगी उतनी ज़्यादा उसका जो है स्कंदन शक्ति होगी। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसमें टनल प्रभाव नहीं है, मतलब इनमें से कौन जो है टनल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता है। तो इसका आंसर हम यहाँ पर समझते हैं, और इसमें ऑप्शन दिए हैं आपके निलंबन, पायस, शर्करा विलयन और स्वर्णसोल। तो इसमें से टनल प्रभाव नहीं है, कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा निलंबन। निलंबन विलयन में टनल प्रभाव नहीं दर्शाते, क्योंकि इसमें जो कण हैं बहुत बड़े आकार के होते हैं, जो वैसे भी जो है टनल प्रभाव नहीं दर्शा सकते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निलंबन। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है कि मक्खन है, मक्खन क्या है? तो मक्खन यहाँ पर ऑप्शन में दिए हुए हैं जेल, पायस, सॉल और कोलाडी विलयन। तो मक्खन में जो यहाँ पर क्या होता है, ठोस में जो है द्रव को मिलाया जाता है। किस में मिलाया जाता है? ठोस में द्रव को मिलाया जाता है। तो इस प्रकार से जो आपका बन जाता है वो क्या बन जाता है? जेल। मतलब इसमें ठोस जो है ज़्यादा मात्रा में रहता है और द्रव कम मात्रा में। तो इस प्रकार के द्रव को हम क्या कहते हैं? ठोस में द्रव के विलयन को मक्खन या ये कहते हैं जेल कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मक्खन। तो जेल का उदाहरण हम कह सकते हैं क्या है? एक मक्खन है जेल, और जेल एक कोलाडी विलयन है। ठीक, ये जो पायस है ये द्रव का द्रव में कोलाडी विलयन होता है। इसमें एक चीज़ द्रव है, दूसरी भी द्रव होती है, मतलब एक ज़्यादा मात्रा में रहता है द्रव और दूसरा कम मात्रा में रहता है। और जो सॉल है इसमें द्रव ज़्यादा मात्रा में और ठोस कम मात्रा में होता है, जैसे कि एजी सॉल, सिल्वर सॉल, बहुत सारे हो सकते हैं। सिल्वर सॉल है, एयू सॉल है, गोल्ड सॉल है, कॉपर सॉल है। इसके अलावा कोलाडी विलयन, ये पूरा ही विलयन के प्रकार हो जाएंगे। तो हमारा सही आंसर इसमें से पहला जेल। दूसरा यानी चौथा प्रश्न हमारा कि अधिशोषण क्रिया है। तो अधिशोषण एक क्रिया है, उसमें छेपी। इसका राइट आंसर जो है पहला वाला ऑप्शन सही है। और इसके बाद हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 5वें पर, जिसमें प्रश्न क्रमांक 5वें में पूछा है कि निम्न में से किसका प्रयोग द्रव स्नेही कोलाइड बनाने में नहीं होता है। तो द्रव स्नेही कोलाइड बनाने में जो स्टार्च का भी उपयोग होता है, कौन का भी, जिलेटिन का भी, और यहाँ पर लास्ट ऑप्शन जो कि नहीं होता है वो है धातु सल्फाइड। कोई सी भी धातु का सल्फाइड हो, उसका उपयोग जो है हम द्रव स्नेही कोलाइड बनाने में नहीं करते। हमारा प्रश्न क्रमांक 6वां आता है कि द्रव विरोधी सॉल के स्थायित्व का कारण होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिए हुए हैं ब्राउनी गति, टनल प्रभाव, विद्युत आवेश, और चौथा है ब्राउनी गति और विद्युत आवेश दोनों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है बच्चों, ब्राउनी गति तथा विद्युत आवेश, यहाँ पर दोनों ही इसके आंसर हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 7वें की, और इसमें पूछा है कि कोहरा एक कोलाडी तंत्र है। कोहरा जो आप देखते हैं उसमें आपको पता होगा, कोहरा में जो है वो गैस ज़्यादा मात्रा में होती है, और उसमें साथ में क्या छिपी रहती हैं? द्रव की बूंदें। मतलब द्रव कम मात्रा में होता है, गैस ज़्यादा मात्रा में होती है। तो गैस का द्रव का गैस में कोलाडी विलयन है, तो गैस में जो है आपकी ज़्यादा होती है, द्रव छिपा रहता है, तो इसलिए द्रव परिक्षिप्त अवस्था में रहता है। तो गैस में परिक्षिप्त द्रव, परिक्षिप्त मतलब छिपा हुआ, तो गैस में परिक्षिप्त द्रव इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला। और इसके अलावा गैस में गैस भी दिया है, ठोस का गैस में, ठोस का द्रव में, तो ये इनके सही आंसर नहीं है। इसके बाद आते हैं बच्चों हमारे रिक्त स्थान, जो कि यहाँ पर हम रिक्त स्थानों को समझेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 8वां जो दिया है कि उत्प्रेरक वर्धक है,
तो उत्प्रेरक वर्धक होता है मोलिब्डेनम, जिसका संकेत MO आपको दिख रहा होगा। और मोलिब्डेनम आप इस प्रकार से भी यहाँ पर मोलिब्डेनम हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मोलिब्डेनम भी लिख सकते हैं। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 9, और प्रश्न क्रमांक 9 में पूछा है कि दूध एक खाली स्थान का उदाहरण है। तो ये पायस का उदाहरण है। इसको बच्चों अब पायस जो है एक कोलाडिबिलियन है, तो कोलाडिबिलियन भी कह सकते हैं, और दूध एक पायस का एग्जाम्पल है। जिसमें अब पायस कैसे है, तो पायस तो बच्चों होता है द्रव का द्रव में कोलाडिबिलियन। तो इसमें जो वसा की जो बूंदें रहती हैं वो द्रव में वहाँ पर छिपी रहती हैं। तो इस प्रकार से ये क्या बन जाता है, वसा और द्रव का जो विलयन है वो बन जाता है पायस। मतलब वसा भी द्रव में है और यहाँ पर वसा यानी तेल की बूंदें जो रहती हैं द्रव में छिपी हुई रहती हैं, इसलिए यहाँ पर हो जाता है जो है पायस कहलाता है, पायस का उदाहरण बन जाता है। प्रश्न क्रमांक 10 में पूछा कि द्रव का ठोस में। तो पहले यहाँ पे आप समझें अच्छे से कि कौन सी चीज़ किस में मिली है, ठोस द्रव में मिली है या द्रव में ठोस मिला है। तो यहाँ पर ठोस में जिसके बगल में लिखा है, मतलब ठोस में यहाँ पर ठोस ज़्यादा मात्रा में है, द्रव यहाँ पर कम मात्रा में होगा। तो द्रव को ठोस में मिला दिया। तो ठोस में मिलाया तो आपको पता होगा कि जब कोई चीज़ ठोस रहती है, ज़्यादा मात्रा में रहती है, वो द्रव कम मात्रा में रहता है, तो वो पेस्ट बन जाता है। और इस टाइप की चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाती हैं, जेल के अंतर्गत। जैसे कि आप जो जेल लगाते हैं वो क्या आ जाती हैं, इसके अंतर्गत आ जाएगी द्रव का ठोस में कोलाडिबिलियन, जो कि जेल कहलाती है, ठीक है। इसके बाद है हमारा प्रश्न क्रमांक 11 जो खाली स्थान आता है, रक्त एक खाली स्थान आवेशित सॉल है। तो रक्त जो हमारा ब्लड है, जो खून है, उसके ऊपर कौन सा आवेश होता है, तो ऋणावेश होता है, ठीक है। इसलिए हम जब फिटकरी वगैरह लगाते हैं, जो हमारी जो फिटकरी होती है उनके ऊपर धनावेश होता है। जो एल्यूमिनियम का चार्ज उसके ऊपर लिखा रहता है, पोटासियम खासतौर से बोले तो ये एल्यूमिनियम धनावेश होता है और ऋणावेश होता है अपना रक्त। जब इसको उसके ऊपर लगाया जाता है तो वो खून का थक्का जो है जमा देता है, ठीक है। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 12 खाली स्थान की माध्यमिक यौगिक सिद्धांत खाली स्थान उत्प्रेरकों के लिए लागू होता है। तो इसका सही आंसर है सममांगी उत्प्रेरकों के लिए लागू होता है। और इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 13 में जो पूछी हैं वो हैं जोड़ियाँ। और जोड़ियों में बच्चों यहाँ पर स्कंदन लिखा हुआ है। तो स्कंदन का मतलब यहाँ पर किससे है, तो स्कंदन जो है यहाँ पर हो जाता है किसी चीज़ का, यानी कोलाडी विलयनों का जमना यानी अपक्षेप हो जाना। तो कोलाडी विलयनों का अपक्षेपण जो है, तीसरे नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आप पहला नंबर लिख सकते हैं। पेप्टिकरण में क्या होता है, इसका अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पर पेप्टिकरण में क्या कर देंगे, पेप्टिकरण में यहाँ पर आ जाएगा आपका अपमार्जक, और जो अपोहन है वो हो जाएगा कोलाडी विलयनों का शुद्धिकरण, और जो फॉग है वो हो जाएगा आपका द्रव एरोसोल। और इसके बाद बचता है पायसीकरण। पायसीकरण बच्चों यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये यहाँ पर मिस हो गया अपन से, तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, ये सही कर लेना। पायसीकरण हो जाएगा आपका अपमार्जक, और बचता है अपना पेप्टिकरण। पेप्टिकरण हो जाएगा आपका विद्युत अपघट्य मिलाना। तो विद्युत अपघट्य जो मिलाते हैं वो पेप्टिकारक का काम करने लगता है। तो इस तरह से इसके सही आंसर हो जाते हैं, ठीक है। एक बार फिर से मिला लेते हैं। स्कंदन का हो जाएगा कोलाडी विलयनों का अपक्षेपण, पेप्टिकरण पेप्टिकरण में हो जाएगा विद्युत अपघट्य, पायसीकरण में हो जाएगा अपमार्जक, और अपमोहन में हो जाएगा कोलाडी विलयनों का शुद्धिकरण, और फॉग हो जाएगा द्रव एरोसोल, ठीक है। ये थी जोड़ियाँ। इसके बाद हमारा आते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रश्न सत्य असत्य से संबंधित। तो सत्य और असत्य बताना है। प्रश्न क्रमांक 14 हमारा है सत्य असत्य में कि रासायनिक अभिक्रियाओं की दर सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करते। तो ये गलत है बच्चों। यहाँ पर सक्रिय द्रव्यमान जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल सत्य है, सक्रिय द्रव्यमान पर ही निर्भर करते हैं। सक्रिय द्रव्यमान को आप 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, किस प्रकार सक्रिय द्रव्यमान को बड़े कोष्टक के अंदर जो भी चीज़ रखते हैं वो साम्यता के पदों में लिखी जाती है, जिसको हम सक्रिय द्रव्यमान उसका बोलते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 है कि प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांक की इकाई प्रति सेकंड। ये बच्चों एस के ऊपर -1 है, न प्रति सेकंड है, तो बिल्कुल ये राइट आंसर है, न सत्य है। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 16, और प्रश्न क्रमांक 16 में पूछा कि अणुओं के अभिक्रिया में भाग लेने हेतु न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। तो हम पढ़ चुके हैं बच्चों चैप्टर में कि जो न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा होती है जो अणु को सक्रिय करने के लिए आवश्यक होती है वो सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है, न सही है, ठीक है। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 17, और प्रश्न क्रमांक 17 में पूछा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ताप पर निर्भर नहीं करता। तो प्रथम कोटि ये जो है बच्चों यहाँ पर जो है
ये गलत आंसर है, मतलब असत्य है, क्योंकि वो जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है वो ताप पर निर्भर करता है, ये बोल रहे हैं कि नहीं करता, मतलब ये असंत आंसर है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 18वें पर। और प्रश्न क्रमांक 18वें में पूछा है कि अभिक्रिया की आणविकता सदैव पूर्णांक होती है, मतलब जो आणविकता है, अणु है, वो हमेशा कैसे होंगे, पूर्णांक में होंगे। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है, सही है। प्रश्न क्रमांक 19वें में पूछा है कि तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त किए जाने वाले उत्प्रेरक का नाम लिखिए। बच्चों ये एक शब्द में उत्तर है। ठीक है, तो ये जो है इसका नाम हो जाएगा, ये गलत मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर, तो इसका जो नाम है वो है निकेल। आप संकेत में Ni लिख सकते हैं और हिंदी में आप इसको निकेल लिख सकते हैं। तो इसका सही आंसर निकेल है, जो कि आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद हम आते हैं बच्चों यहाँ पर एक शब्द में उत्तरों में। तो प्रश्न क्रमांक 20वें में जो पूछा है कि कुलाड़ी कणों की गति को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है ब्राउनी गति, जिसको हम बोल सकते हैं जिग जैग गति, यानी टेढ़ी मेढ़ी गति। टेढ़ी मेढ़ी गति को, कुलाड़ी कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनी गति कहते हैं। ठीक है, और इसको हम जिगजैग गति भी कह सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 19वां, उसमें पूछा है कि उत्प्रेरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो बर्जिलियस ने किया था सन 1935 में। ये भी बच्चों अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, जो कि फाइनल के लिए भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और कई बार बोर्ड द्वारा इसको पूछा जा चुका है, तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद बच्चों आता है प्रश्न क्रमांक 22वां कि साबुन के प्रक्षालन की क्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है, तो पायसीकरण। ये आपको यहाँ पर लिख देना, पायसीकरण सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है पायसीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 23वां कि क्या होता है जब गोल्ड के कोलाइडी विलयन में जिलेटिन मिलाया जाता है। ये भी अर्धवार्षिक में पूछा जा चुका है बच्चों प्रश्न, जो अभी हाल ही में परीक्षा आपकी समाप्त हुई हैं। तो इसका जो आंसर है 2 प्रकार से आप लिख सकते हैं कि गोल्ड का स्थायित्व बढ़ जाता है, स्थायित्व बढ़ना मतलब उसका रक्षण हो जाता है, तो यह आप इसको कई बुकों में आपको यहाँ पे इसका आंसर जो है इस टाइप से सिर्फ एक लाइन में रक्षण अकेला ही मिल जाएगा। गोल्ड का स्थायित्व बढ़ जाता है, ये भी लिखा सकता है। ठीक है, या सिर्फ और भी कई प्रकार से आंसर लिख सकते हैं। तो ये 2 प्रकार से हमने आपको बता दी, गोल्ड का स्थायित्व बढ़ जाता है मिलाने से, या फिर कह सकते हैं कि उसका रक्षण हो जाता है। तो ये थे बच्चों प्रश्न विकल्प नंबर 23, यानी प्रश्न जो टोटल विकल्प होंगे 23 प्रश्न थे वो हमने आपको पूरे करवा दिए हैं। इसके बाद आपको आते हैं यहाँ से ज्ञानपरक प्रश्न। ठीक है, ज्ञानपरक प्रश्न बच्चों यहाँ पे आपको सब्जेक्ट जो आगे आपके विषय में अंदर प्रश्न पड़े हैं, जो 3 नंबर में 4 नंबर में आते हैं, वो प्रश्न आएंगे। तो अगर आपको इनके पूरों का आंसर चाहिए हो तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, कमेंट करके हमको लिख भेजें। आपको नए जो PDF फॉर्म में और वीडियो फॉर्म में भी ये इनके उत्तर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, जिससे आपको और आपके साथियों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।